नमस्कार दोस्तों, सिविल वाला चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर घटनासार की सीरीज चल रही थी और उसके 6 पार्ट आ चुके हैं। आज हम 7वां पार्ट डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला करंट अफेयर है कि 50वां G7 समिट हुआ। कहाँ पे हुआ? इटली के अपूलिया के फसानो शहर में। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? इटली के अपूलिया के फसानो शहर में। इसका मतलब G7 समिट की अध्यक्षता किसने की? इटली ने की। और ये कौन से नंबर का G7 समिट था? 50वें नंबर का G7 समिट था। तो ये 50वां है, कोई 25वां होता है, कोई 75वां होता है। तो ऐसे कोई वर्ड होते हैं 50वां, 25वां, 50वां। तो इतने नंबर्स पे अगर कोई सबमिट हो रहा है तो आपको याद रखना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस साल के एग्जाम के लिए। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि G7 के कंट्रीज कौन से हैं, तो आप एक ट्रिक नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में, ज्यूस GF। ये 7 कंट्री हैं G7 में। यहाँ 7 है तो 7 ये कंट्रीज हैं। J से हमारा क्या है? जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा और E से इंग्लैंड, G से जर्मनी, F से फ्रांस। तो ये 7 कंट्रीज हैं। साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन भी है। तो हमने अभी तक क्या देखा? 50वें G7 समिट की कहाँ पे हुआ? इटली के अपूलिया के फसानो शहर में। अब इसमें क्या हुआ था? G7 समिट में कई जो इसके मेंबर नहीं है उनको भी आमंत्रित किया गया था। तो जब जो मेंबर नहीं है उनको भी आमंत्रित किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? आउटरीच सत्र। आउटरीच सत्र। तो उसमें किस किस को आमंत्रित किया गया? भारत सहित अन्य 12 देशों को शामिल किया गया। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि यूपीपीसीएस 2021 या 22 में इस टाइप का क्वेश्चन आया था। कोई G20 का समिट हुआ था क्या, मतलब कोई एक समिट हुआ था, उसमें क्या इंडिया को इन्वाइट किया गया था? तो हाँ, इंडिया को इन्वाइट किया गया था 50वें G7 समिट में। आपको याद रखना है। ठीक है। अगला कि G7 समिट जो हुआ उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट डाउन कर लीजिए कि G7 की एक पहल है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। क्या पहल है? PGII, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो विकासशील देश हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाता है। अब ये पहल कब शुरू हुई थी? तो 2022 में G7 का 48वां समिट हुआ था, उसमें PGII को स्टार्ट किया गया था। याद रखना, पूछा जाएगा PGII को कब स्टार्ट किया गया था? तो 48वें G7 समिट में स्टार्ट किया गया था। अब G7 समिट ने अभी जो इटली के फसानो शहर में हुआ था वहाँ पे ये कहा था कि हम PGII के अंदर $600 बिलियन का फंड देंगे, 600 बिलियन अमेरिकन डॉलर का फंड देंगे, जिससे कि विकासशील और मध्यम आय वाले देशों में आधारभूत संरचना को डेवलप किया जा सके। ठीक है। तो आपको PGII किसकी पहल है? G7 की पहल है, याद रखना है। साथ ही साथ उसमें और क्या हुआ G7 समिट में? IMEC, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी फुल फॉर्म क्या है? भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। इसमें क्या है कि इस गलियारे के तहत भारत को मध्य पूर्व को और यूरोप को जोड़ने की पहल की गई है। सड़क और समुद्री मार्ग की सहायता से एक नेटवर्क डेवलप किया जाएगा, रेल का, सड़क का, समुद्री मार्ग का, और भारत, यूरोप और मध्य पूर्व मतलब मिडिल एशिया को जोड़ा जाएगा। अगर अब मैं कहता हूं कि ये IMEC कब स्टार्ट हुआ था, तो G20 की जो समिट हुई थी नई दिल्ली में 2023 सितंबर में, उसमें IMEC पे हस्ताक्षर हुए थे। किस पे? IMEC पे। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो ये IMEC है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये PGII का हिस्सा है। और PGII किसका हिस्सा है? G7 का हिस्सा है। क्लियर यहाँ तक? आगे चलते हैं। अब देखिए जो IMEC है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या मैंने आपको बताया? रेल मार्ग होगा, शिप टू रेल नेटवर्क होगा, सड़क परियोजना होगी, और इसमें 2 गलियारे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। कितने? 2 गलियारे हैं। एक गलियारा है पूर्वी गलियारा या ईस्टर्न कॉरिडोर जिसको बोलते हैं, ये भारत को मिडिल ईस्ट से जोड़ेगा, गल्फ से जोड़ेगा, गल्फ कंट्रीज से जोड़ेगा। दूसरा है नॉर्थ गलियारा, नॉर्थ नदर्न कॉरिडोर, जो खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा। तो आपको कौन कौन से 2 गलियारे हैं? एक ईस्टर्न साइड पे, एक नदर्न साइड पे। आपको याद क्या रखना है? एक नदर्न पे, एक ईस्टर्न पे, रेदर देन एग्जामिनर क्या कह देगा जब क्वेश्चन बनाएगा कि एक ईस्टर्न गलियारा है, एक वेस्टर्न गलियारा है। नहीं, एक ईस्टर्न गलियारा है और एक नदर्न गलियारा है। ठीक है। अब इसमें विद्युत केबल भी बिछाई जाएंगी, एक हाइड्रोजन पाइपलाइन भी होगी, हाई स्पीड डेटा केबल भी होगी। क्लियर? आगे चलते हैं। IMEC पे किस किस कंट्री ने हस्ताक्षर किए थे आपको याद नहीं रखना है, बस एक बार रीड कर लीजिए। भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, UAE, यूरोप संघ, इटली, फ्रांस, जर्मनी। बट इसको याद नहीं रखना है आपको। ठीक है। इसके आगे चलते हैं। और भी कुछ आधारभूत अवसंरचना की परियोजनाएं चल रही हैं जो कि G7 फंड करता है। अब और कौन सी हैं? लोबेटो कॉरिडोर, लुजॉन कॉरिडोर, मिडिल कॉरिडोर। तो सबसे पहले बात करते हैं लोबेटो कॉरिडोर की। लोबेटो कॉरिडोर कहाँ पे है? ये अफ्रीका में, अफ्रीका के अंगोला से, अंगोला जो अटलांटिक ओशन में इसकी
वो खुलती है कोस्ट लाइन, तो अंगोला से डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और जाम्बिया तक विस्तृत है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, लोबेटो कॉरिडोर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाएगा। अब बात करते हैं लूजोन कॉरिडोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लूजोन एक फिलीपींस का सबसे बड़ा आइलैंड है, LUZON। एक बार यूपीएससी में एक क्वेश्चन भी आया था, लूजोन आइलैंड कहाँ पे है, तो फिलीपींस में है। तो लूजोन कॉरिडोर कहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, ये फिलीपींस में डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं मिडिल कॉरिडोर। मिडिल कॉरिडोर कहाँ डेवलप किया जा रहा है, ट्रांस कैस्पियन अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मार्ग, मतलब जो यूरोप को एशिया से जोड़ेगा और कैस्पियन सी के आसपास वाले एरिया में, यहाँ पे मिडिल कॉरिडोर। तो अगर आपसे पूछा जाए लोबेटो कॉरिडोर कहाँ डेवलप किया जा रहा है, तो अफ्रीका में। लूजोन कॉरिडोर फिलीपींस के आसपास के एरिया में। मिडिल कॉरिडोर ट्रांस कैस्पियन वाले एरिया में। ठीक है, अगला ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, ये सब G7 समिट के अंदर ही हुए हैं, जो इटली के फसानो शहर में हुआ है। वहाँ पे इनमें किसी में फंड दिया गया है, कहीं कुछ बात की गई है, तो उन सारे समिट को एक जगह लिख दिया गया है, या जिन जिन पे बात हुई है। तो अगला क्या है, ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। ये साहेल क्षेत्र में, साहेल क्षेत्र कहाँ है, अफ्रीका में। जो अफ्रीका का नदन वाला पोर्शन है, मतलब जो सहारा डेजर्ट है उसके आसपास वाले एरिया को साहेल क्षेत्र बोलते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है, मृदा अपरदन होता है, डेजर्टिफिकेशन होता है। उसको रोकने के लिए ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। अगला, यूक्रेन को कुछ ऋण दिया गया है, कितना, $50 बिलियन का। ठीक है, साथ ही साथ G7 की जो मीटिंग हुई थी वहाँ पे एक नई पहल शुरू गई, अपूलिया खाद्य प्रणाली पहल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अपूलिया खाद्य प्रणाली पहल किससे रिलेटेड है, G7 से रिलेटेड है। रिवर्स इंजीनियरिंग जरूर करनी है, डायरेक्ट पूछ लेगा। अपूलिया खाद्य प्रणाली पहल किससे रिलेटेड है, G7 से, G20 से, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से। तो आप क्या टिक करोगे, G7 से है। इसमें क्या किया जाएगा, निम्न आय वाले देशों में शुरू किया गया है। तब अफ्रीका में मतलब जो अपूलिया खाद्य प्रणाली पहल है, ये निम्न आय वाले देशों में शुरू की गई है और यहाँ पे अफ्रीका में परियोजनाओं को समर्थन देने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, अगला देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे मोदी जी तीसरी बार चुन के आए 18वीं लोकसभा के इलेक्शन के बाद। ठीक है, तो 18वीं तीसरे बार जब वो चुन के आए तो सबसे पहली विदेश यात्रा उन्होंने कहाँ पे की, तो उन्होंने इटली में सबसे पहली विदेश यात्रा की। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अच्छा, इटली के प्रधानमंत्री ने कई सारे 12 कंट्रीज़ को, मैंने अभी बताया कि आउटरीच सत्र के तहत इनवाइट किया था। तो इसका मतलब इटली के प्रधानमंत्री ये चाहते थे, इटली की प्रधानमंत्री जो चाहती थी, सब उनका नाम जानते हैं। प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए कौन है इटली की प्रधानमंत्री। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि G7 के साथ हम ग्लोबल साउथ को भी शामिल करना चाहते हैं। ग्लोबल साउथ वो कंट्रीज होते हैं जो कम डेवलप्ड हैं, या हम ये कह सकते हैं इक्वेटर की जो लाइन है उसके नीचे की तरफ के अधिकतर कंट्री ग्लोबल साउथ में आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। साथ ही साथ G7 समिट में पोप फ्रांसिस को भी इनवाइट किया गया। पोप फ्रांसिस को इनवाइट करने के बाद ये कहा गया, उन्होंने संबोधित किया G7 को और AI के बारे में पहली बार बात की कि AI के क्या बेनिफिट हैं और क्या नुकसान हैं। तो ये स्टेटमेंट भी लिखा आ सकता है, क्या मोदी जी ने बात की थी AI के बारे में? नहीं, पोप फ्रांसिस ने बात की थी AI के बारे में। ठीक है, तो ये एक टॉपिक खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय का। अगले पे चलते हैं, परमाणु हथियारों पर सिपरी की रिपोर्ट। देखिए, मैंने G7 समिट को डिटेल में इसलिए डिस्कस किया है, इससे 100% एक क्वेश्चन आएगा UPPCS 2024 में, तो उस आप भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा इतने पॉइंट्स को। अगला, परमाणु हथियारों पर सिपरी की रिपोर्ट। तो देखिए, सिपरी एक इंस्टीट्यूट है, स्वीडिश थिंक टैंक है, बेसिकली स्वीडिश थिंक टैंक है सिपरी। सिपरी की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च। आपको पता होना चाहिए कि स्वीडिश थिंक टैंक है, ये न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उन पर रिपोर्ट निकालता है। तो इसके अनुसार टोटल 9 न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, 9 न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं। इनके नाम आपको पता होने चाहिए, अभी मैं आगे बताऊंगा। चलिए अभी देख लीजिए। देखिए, USA है, रूस है, UK है, फ्रांस है, चीन है, भारत है, पाकिस्तान है, उत्तर कोरिया है, इजराइल है। तो 9 न्यूक्लियर वेपन ऑफिशियल न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं। बाकी और भी हैं लेकिन वो डिक्लेयर्ड नहीं है, तो हमें ये 9 याद रखनी है। ठीक है, भारत है, पाकिस्तान है, चीन है। तो इंडिया के नेबर्स तो पूरे ही हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर वेपन से ग्रस्त हैं। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि न्यूक्लियर वेपन में 33% की वृद्धि हुई है। किसमें? न्यूक्लियर वेपन्स में निवेश में 33% की वृद्धि हुई है। और सबसे ज़्यादा किसने किया है? सबको पता है, USA ही करेगा। USA के बाद दूसरे नंबर पे किसने की है? चीन ने की है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा है ICAN, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कैंपेन टू एबोलिश न्यूक्लियर वेपन्स। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, याद कर लेना, नहीं याद है तो ICAN। इसको नोबल
पीस प्राइज मिला है। क्या? एक बार नोबल पीस प्राइज मिला है। ठीक है, ऐसे यूपी पीसीएस में शायद 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, नॉर्मल बोरलोग को किस फील्ड में पीस प्राइज मिला था, किस फील्ड में प्राइज मिला था, एग्रीकल्चर के फील्ड में, पीस के फील्ड में। तो उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को प्रमोट करने में हेल्प की थी, तो उनको नोबल पीस प्राइज मिला था। ऐसे ही आईकेन को क्या मिला है? नोबल पीस प्राइज, याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि परमाणु हथियारों की कुल संख्या में मामूली कमी दर्ज आई है। मतलब जितने भी परमाणु हथियार हैं उनमें थोड़ी बहुत कमी दर्ज आई है। पहले 12,512 हुआ करते थे, अब 12,12,1 हैं। तो ये इजी डेटा है, आप याद कर लीजिए। हो सकता है डेटा ही पूछ ले कि टोटल परमाणु हथियार कितने हैं, 12,12,1 हैं। ठीक है, 12,121 हैं। हालांकि एक चीज नोटिस की गई इस रिपोर्ट में कि सक्रिय रूप से तैनात हथियारों की संख्या में वृद्धि हुई है। मतलब ऐसे हथियार जो बिल्कुल एक्टिव हैं, अगर वॉर हो जाए तो तुरंत लॉन्च हो जाएंगे, तो एक्टिव मोड पे जो हथियार है उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। ये एक पॉइंट याद रखना है। अच्छा, चीन ने भी अपने परमाणु हथियार में वृद्धि की है और भारत ने भी अपने परमाणु हथियार में वृद्धि की है। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखने वाला है कि अब भारत के पास जो परमाणु हथियार हैं वो पाकिस्तान से ज़्यादा हैं। पाकिस्तान के पास इस समय 170 हैं, इंडिया के पास इस समय 172 हैं, जबकि 2023 में इंडिया के पास 164 हुआ करते थे। ये पाकिस्तान से ज़्यादा है, याद रखना है। और टोटल नंबर भी याद रखना है, 172। और 9 परमाणु सशस्त्र राष्ट्र हैं, 9 परमाणु सदस्य ऑफिशियल राष्ट्र हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा वॉर हेड किसके पास हैं। तो सबसे ज़्यादा वॉर हेड रशिया के पास हैं। अब आप सोच रहे होगे मैंने यहाँ पे यूएसए बताया, तो निवेश के मामले में वृद्धि, कितना इन्वेस्टमेंट न्यूक्लियर वेपन्स में किया, तो यूएसए ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। अगर नंबर्स के मामले में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा हथियार रूस के पास हैं। और इंडिया में इसकी रैंक, इंडिया की रैंक कितनी हो जाती है? 6वीं रैंक हो जाती है। इंडिया के पास 6वें नंबर पर सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। ठीक है, 172 नंबर भी याद रखना है। अगले करंट अफेयर पर चलते हैं। यूरोपीय संघ ने प्रकृति बहाली कानूनी को मंजूरी दी। किसकी? यूरोपियन संघ ने प्रकृति की बहाली कानूनी को मंजूरी दी। मतलब नेचर को रिस्टोर करने के लिए एक यूरोपियन संघ ने कानून बनाया है और इस पर यूरोपियन संघ के 20 कंट्रीज़ ने साइन किया है। किसने? 20 कंट्रीज़ ने साइन किया। इसमें यह कहा गया है कि यूरोपियन ब्लॉक की जो 20% भूमि है और 20% भूमि और समुद्री क्षेत्रों को रिस्टोर किया जाएगा और 2050 तक सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को बहाल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, दोनों डेटा याद रखना। अगर पूछा जाए यूरोपियन यूनियन किसने ये प्रकृति बहाली कानून पास किया है, तो यूरोपियन यूनियन ने। इनका लक्ष्य क्या है कि 2050 तक जितने भी इनके पारिस्थितिकी तंत्र हैं उनको रिस्टोर करना है। क्योंकि पिछले साल यूपीपीसीएस 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूजीलैंड में स्मोकिंग को किस ईयर तक बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये भी पूछा जा सकता है कि नेचर को रिस्टोर करने के लिए कानून किसने पास किया? यूरोपियन यूनियन ने। और किस ईयर तक वो नेचर को रिस्टोर कर लेंगे? 2050 तक अपने सारे पारिस्थितिकी तंत्रों तक। ठीक है, तो 2050 याद रखना है। आगे चलते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि पीटलैंड जैसे विशिष्ट लक्ष्य को भी स्टोर किया जाएगा। अब पीटलैंड क्या होता है? देखिए, पीटलैंड ऐसी दलदली भूमि होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है, तो ये ग्रीन हाउस गैस को एमिट होने से रोकती है। तो ऐसे वाले पारिस्थितिकी तंत्र को भी रिस्टोर किया जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ जो यूपीएससी 2024 में इस साल आया था कि सबसे बड़ा पीटलैंड कौन सा है वर्ल्ड में? तो कॉन्गो में है। याद रखना, कहाँ पे है? कॉन्गो में। रिपीट हो सकता है, तो याद रखना कॉन्गो में है। आगे चलते हैं। जैसे पारिस्थितिकी तंत्रों में आपके वन क्षेत्र आ जाएंगे, घास के मैदान आ जाएंगे, आर्द्र भूमि आ जाएंगी, नदियां आ जाएंगी, झीलें आ जाएंगी, ये सब शामिल होते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे आप। यूरोपियन यूनियन ने ये लॉ पास किया है नेचर को रिस्टोर करने के लिए। आगे चलते हैं। यूएन की एक रिपोर्ट आई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, और ये निकालता कौन है? यूएन सस्टेनेबल सतत विकास समाधान नेटवर्क, मतलब यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा एसडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाली गई है और इसका 9वां संस्करण आया है। इसमें देखिए क्या कहा गया है कि जो वर्ल्ड है वो 17 एसडीजी गोल, टोटल एसडीजी गोल कितने हैं? 17 हैं। ये आपको सारे एसडीजी गोल याद होने चाहिए। एसडीजी 1 क्या है, एसडीजी 2 क्या है, अगर आपको याद है तो कमेंट करके बताइए एसडीजी 9 क्या है। ठीक है, अब ये 17 गोल में पिछले साल ही 2 क्वेश्चन आ गए थे इससे यूपीपीसीएस 2024 में, तो आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो 17 एसडीजी गोल हैं इनको हम हासिल करने में ट्रैक पर नहीं है, मतलब हम अच्छे स्टेप्स नहीं ले रहे हैं कि हम एसडीजी गोल को अचीव कर सकें। ठीक है, आगे इसमें क्या बात की गई है? तो देखिए, ये एसडीजी गोल के बारे में लिखा हुआ है, ये सारे आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद होंगे ये। ठीक है, अब देखिए
सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में फर्स्ट कंट्री कौन है, तो नॉर्डिक गेस्ट फर्स्ट में है। नॉर्डिक कंट्री कौन से होते हैं, जैसे स्वीडन है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, तो ये सारे नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। और ये एसडीजी की रिपोर्ट में शीर्ष पर हैं, स्पेशली फिनलैंड सबसे ऊपर है, फिनलैंड सबसे ऊपर है, ठीक है। उसके बाद स्वीडन का नंबर आता है। क्लियर? तो देखिए यही लिखा हुआ है। अगर मैं बात करता हूं कि ब्रिक्स कंट्री की में क्या हुआ है और ब्रिक्स प्लस कंट्री में, तो वहां पे इंप्रूवमेंट हुआ है एसडीजी में, मतलब यहां पे एसडीजी में प्रगति हो रही है। अब देखिए यहां पे ब्रिक्स प्लस लिखा हुआ है, ब्रिक्स प्लस का मतलब कोई बता सकता है? तो अभी रिसेंटली ब्रिक्स में कुछ नए कंट्री ऐड किए गए थे, जैसे मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है। तो इन कंट्रीज़ के नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि अब ब्रिक्स में इतने नए कंट्री ऐड हो गए। एक कंट्री और ऐड होना था, उसने मना कर दिया, उसका नाम क्या था, कमेंट करके बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूं, अर्जेंटीना था, अर्जेंटीना ने मना कर दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर मैं भारत की रैंक की बात करूं तो 109, तो आपको क्या याद रखना है, फिनलैंड फर्स्ट है, इंडिया की रैंक 109 है। क्लियर? ये करंट अफेयर हो गया। अब इसमें एक और चीज़ याद रखनी है कि सबसे नीचे के 3 राज्य कई बार पूछ लेता है, तो साउथ सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और चाड, तीनों कंट्री हैं, ठीक है। अब ये बताइए साउथ सूडान क्या लैंडलॉक्ड है? ये आपको कमेंट करके बताना है। चलो मैं ही बताता हूँ, ये लैंडलॉक्ड है, साउथ सूडान लैंडलॉक्ड है, ठीक है। इसकी बाउंड्री कोस्टल एरिया से टच नहीं होती। आगे चलते हैं, ये करंट अफेयर कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसी करंट अफेयर में एक और इंपॉर्टेंट इंडेक्स निकाला गया है, यूएन आधारित बहुपक्षवाद, मतलब मल्टीलेटरलिज्म की बात हो रही है। एसडीजी की जो रिपोर्ट है उसमें यूएन आधारित बहुपक्षवाद की बात हो रही है। अब इसका मतलब ये है कि ऐसे कितने कंट्रीज़ हैं या कौन से कंट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा मल्टीलेटरलिज्म को सपोर्ट करते हैं। मल्टीलेटरलिज्म मतलब जो पावर है कई कंट्रीज़ के पास हो, रेदर देन केवल एक कंट्रीज़ के पास हो। तो उसमें शीर्ष पर कौन है, बारबाडोस शीर्ष पर है, ठीक है। और सबसे नीचे कौन है, यूएसए है। क्यों? क्योंकि यूएसए तो चाहता है यूनिपोलर वर्ल्ड हो, ठीक है, और बारबाडोस चाहता है मल्टीपोलर वर्ल्ड हो। अगर यूनिपोलर वर्ल्ड होगा तो एक छत्र राज होगा यूएसए का, तो यूएसए चाहता ही नहीं है मल्टीलेटरलिज्म हो, तो यूएसए की रैंक सबसे नीचे है, ठीक है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है, जो एसडीजी रिपोर्ट है, कि 2030 तक दुनिया भर में 600 मिलियन लोग भूख से पीड़ित रहेंगे। ये डेटा आप याद रख सकते हैं, मेंस में यूज कर लेंगे कि एसडीजी रिपोर्ट में ये कहा गया है 2030 तक 600 मिलियन लोग भूख से पीड़ित रहेंगे। और ग्रीन हाउस उत्सर्जन भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हम कृषि बहुत कर रहे हैं, वन का दुरुपयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए। आगे चलते हैं, ये करंट अफेयर कंप्लीट होता है। अगले करंट अफेयर पर चलते हैं। यूक्रेन के लिए शांति शिखर सम्मेलन हुआ, कहाँ पे हुआ? स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसोर्ट में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसोर्ट में। यहाँ पे रूस को आमंत्रित नहीं किया गया, जबकि 100 देश आमंत्रित हुए और रूस को ही आमंत्रित नहीं किया, जबकि रशिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया ने जो संयुक्त दस्तावेज यहाँ पे प्रपोजल रखा गया था, इंडिया ने, सऊदी अरेबिया ने, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील और यूएई ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। उन्होंने ये कहा कि आपने रशिया को तो शामिल ही नहीं किया है। अब इसमें ये पूछा जाएगा, यूक्रेन का पीस समिट हुआ था यूक्रेन की वॉर के लिए, तो उसमें भारत की ओर से किसने शामिल हुए? तो विदेश मंत्रालय के सचिव शामिल हुए थे, जिनका नाम था पवन कपूर। क्या नाम था इनका? पवन कपूर, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि भारत ने एक स्टेटमेंट दिया यहाँ पे, जो यूक्रेन के लिए शांति सम्मेलन हुआ था, कि यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए हितधारकों के साथ काम करना जारी रखेगा। मतलब भारत ने कहा कि शांति स्थापित करने के लिए भारत जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ काम करेगा, ठीक है। तो इस करंट अफेयर में इतना। इसमें बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि देखो, कभी भी किसी भी कंट्री में बार होता है तो हमें हर कंट्री की एकता, अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए, और इंडिया इस चीज़ को प्रमोट करता है, अपना प्यारा भारत, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ आपको मैंने बताई दी कि रूस को बुलाया ही नहीं गया, चीन ने भी इससे दूरी मना ली, और भारत ने बस इस समिट में पार्टिसिपेट किया, ये याद रखना है। बट भारत ने जो जॉइंट स्टेटमेंट आया था उस पर साइन नहीं किए थे। अगला करंट अफेयर देखिए, मैक्सिको की पहली राष्ट्रपति, तो आप लोगों ने यूपीपीसीएस के पेपर देखे ही होंगे, कोई कहीं भी कोई महिला राष्ट्रपति बन जाए तो यूपीपीसीएस की आदत है उससे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? क्लाउडिया शीनबाम, याद रखना, पूछा जा सकता है, इस पर डबल ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, अगर एग्जाम में आए तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैसे याद रख सकते हैं? मैक्सिको के ऊपर क्लाउड छाए हुए हैं, बादल छाए हुए हैं मैक्सिको के ऊपर, ठीक है, तो क्लाउडिया शीनबाम। आगे चलते हैं, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण कौन निकालता है? ये रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इस रिपोर्ट का नाम क्या है?
ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ठीक है, अब ऊर्जा संक्रमण क्या होता है? ऊर्जा संक्रमण वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंट्रीज क्या करती हैं, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को छोड़कर नवाचार और हरित ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करते हैं। तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? कोल है, तेल है, गैस है। और नवाचार और हरित ऊर्जा स्रोत क्या है? सौर, पवन है, जल है, जैव ऊर्जा है। ऐसी एनर्जी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनको हरित ऊर्जा बोलते हैं। अगर ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में अपने प्यारी भारत की रैंक कितनी है? 63वीं रैंक है। ठीक है, और अगर मैं इसमें एक रिपोर्ट में एक और बात कही गई है कि अगर नवीनीकरण बाजार में, मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में और उसमें इनोवेशन में भारत की कितनी रैंक है? चौथी रैंक पे आता है। ठीक है ना, मतलब चौथे नंबर का बड़ा बाजार है। और इंडिया की रैंक कितनी है? 63 नंबर की है। और इसमें सीट्स पर कौन है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में? स्वीडन सीट्स पे है। ठीक है, स्वीडन सीट्स पे, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। इंडिया की रैंक आपने याद कर ली। और सबसे नीचे कौन है? कॉन्गो है। तो स्वीडन शीर्ष पे है, इंडिया की रैंक 63 है, कॉन्गो सबसे नीचे। इस तरीके से आप नोट्स बना लीजिए, कॉन्गो लिख लीजिए यहाँ, या स्वीडन लिख लीजिए, इंडिया की रैंक बीच में 63 लिख लीजिए। ठीक है, देखिए इस वाली जो सीरीज है इसमें हम ना एक एक लाइन नहीं पढ़ते हैं घटनासार की सीरीज में डिटेल में। बस आपको यहाँ का उद्देश्य ये होता है कि आपको ये बताया जा सके कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको मैं हाईलाइट करके आपको बता रहा हूँ, आप उनको एटलीस्ट पढ़ के जाइए इस बुक से। ठीक है, और जो चीज़ पूछूं उसको कमेंट करिए, जिससे आप इंगेज रहते हैं तो अच्छा लगता है। आगे चलते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक, ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन निकालता है? आईईपी निकालता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन निकालता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। इसमें यह कहा गया है कि वैश्विक शांति में गिरावट आई है, कितनी? 0.56%। और सबसे ज़्यादा शांतिपूर्ण देश कौन है? आइसलैंड। कैसे याद रखोगे? आइस शांत रहती है, आइस मतलब बर्फ़, तो आइसलैंड इसलिए शांत है। और सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन है? यमन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अशांति है यहाँ पे। आगे चलते हैं। अब अगर मैं बात करूँ इंडिया की रैंक कितनी है शांतिपूर्ण देशों में, तो अपने प्यारे भारत की रैंक भी काफ़ी ख़राब है, 116 रैंक है। कितनी है? 116 रैंक है। अब ये जो पीस इंडेक्स निकाला जाता है 3 मापदंडों पर निकाला जाता है। कौन कौन से? सामाजिक सुरक्षा एंड संरक्षा, चल रहे घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की सीमा, तथा सैन्यीकरण की डिग्री। अगर मैं इसे इंग्लिश में बोलूँ, सोशल सिक्योरिटी के बेसिस पे, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट जो बॉर्डर पे होता रहता है, या मिलिट्राइजेशन कितना है कंट्रीज़ में, उसके बेसिस पे ये निकाला जाता है। आइसलैंड फर्स्ट है, इंडिया की रैंक कितनी है? 116 है। और सबसे लास्ट में कौन है? म्यांमार है। तो देखिए इंडिया से पाकिस्तान नीचे और म्यांमार नीचे, अगर इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें। ठीक है, और सबसे लास्ट में कौन है? यमन। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। देखिए थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। अगर अब मैं बात करता हूँ समलैंगिक विवाह क्या होता है, तो देखिए समलैंगिक विवाह क्या होता है, जिसमें किसी भी लिंग के विवाह साथियों को पूर्ण कानूनी, वित्तीय और चिकित्सा अधिकार प्राप्त किया जाता है इस समलैंगिक विवाह विधेयक के अंतर्गत। और इसमें थाईलैंड ने अपने यहाँ समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी है। और थाईलैंड ऐसा पहला साउथ ईस्ट एशिया का कंट्री बन गया है जिसने ऐसा कानून लागू किया है। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ ट्रिक है कि अगर देखिए साउथ ईस्ट एशियन नेशन पूछा जाए पहला जिसने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है, तो थाईलैंड हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा साउथ एशिया का पहला कंट्री है जिसने मान्यता दी है, समलैंगिक विवाह को लीगलाइज कर दिया है, तो नेपाल हो जाएगा। आई रिपीट, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री पूछा जाए तो थाईलैंड, साउथ एशियन कंट्री पूछा जाए तो नेपाल। ठीक है, बस इतना याद रखना है इसमें। आगे चलते हैं। विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024, ये कौन निकालता है? येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ये येल सेंटर और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लोग मिलकर क्या निकालते हैं? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। इसमें भारत की रैंक बहुत ख़राब है, 176 रैंक है। और भारत से नीचे केवल पाकिस्तान, वियतनाम, लाओस और म्यांमार हैं। ठीक है, मतलब भारत इनसे ऊपर है केवल। तो कितनी रैंक है? 176 रैंक है। और टॉप कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एस्टोनिया। एस्टोनिया ने क्या किया है? ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 59% कमी कर दी है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ है इस रिपोर्ट में कि भारत तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक ग्रीन हाउस गैसों का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक भारत की वायु गुणवत्ता को खराब कर देता है। मतलब ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में भारत की रैंक 3rd है। इसकी वजह से इंडिया की एयर क्वालिटी खराब हो जाती है और इसी वजह से एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक खराब है।
ठीक है। और इसका एक सबसे बड़ा कारण भी इसमें बताया गया है। सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम कोयले पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, ठीक है। अब कोयले पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होने की वजह से भी हमारे यहाँ, उससे क्या होता है, कोयले से ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं जब उसको जलाते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे यहाँ एयर क्वालिटी ख़राब हो जाती है, इसलिए एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स भी ख़राब है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपसे पूछा जाता है कि इंडिया ने एक लक्ष्य रखा है कि कोयले को अब हम बिल्कुल भी इंपोर्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल इंपोर्ट बैन कर देंगे, कौन से ईयर तक का लक्ष्य रखा है, तो 2025, याद रखना 2025, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी हो गई है, 176 रैंक है इंडिया की, ठीक है, 176 रैंक है। और टॉप में कौन है, एस्टोनिया, इतना आपको याद रखना है, क्लियर। आगे चलते हैं। देखिए हाँ, इसमें एक और चीज़ याद रख लीजिए कि जैसे 177, देखिए इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, म्यांमार, पाकिस्तान और वियतनाम, इन तीनों की रैंक इंडिया से ख़राब है, ठीक है। एक लाओस भी है, बट इन तीन का नाम याद रख लीजिए, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि भारत से नीचे और कौन से कंट्री हैं, और इंडिया की रैंक कितनी है, 176, ठीक है। आगे चलते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट कौन निकालता है, यूएनडीपी। सबसे पहले ये याद रखना है कि यूएनडीपी निकालता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इस बार इसका शीर्षक भी याद रखिए, शीर्षक है ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, बटी हुई दुनिया में सहयोग की पुनर्कल्पना। तो क्या शीर्षक है, ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, बटी हुई दुनिया में सहयोग की पुनर्कल्पना, ठीक है। अब जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है यूएनडीपी निकालता है, इसे 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। और कौन कौन से भाग हैं, अत्यधिक उच्च मानव विकास वाले देश, उच्च मानव विकास वाले देश, मध्य मानव विकास वाले देश और निम्न मानव विकास वाले देश। भारत ना, अपना प्यारा भारत किस कैटेगरी में आता है, मध्य मानव विकास वाले देश में। ये 4 कैटेगरी आपको याद रखनी है। और भारत किस में आता है, मध्य मानव विकास वाले देश में। इसमें टॉप कौन किया है, स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है और सोमालिया सबसे नीचे है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सोमालिया, स्विट्जरलैंड ऊपर और सोमालिया सबसे नीचे। इंडिया की रैंक कितनी आई है, 134। अब ये देखिए 2024 का इंडेक्स है, बट 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की 134 रैंक है। ये याद रखना है, ये याद रखना है। देखो 2024 में इंडेक्स आया है, बट 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट है, ठीक है ना। और 134वीं रैंक है, कितनी रैंक है इंडिया की। अगर मैं 2021 के अकॉर्डिंग बात करूं तो 135वीं रैंक है। तो कुल मिला के मैंने आपको क्या समझाया कि जो एचडीआई 2024 में जो रिपोर्ट आई है वो 2022 की रिपोर्ट है, बस 24 में आई है इसलिए उसे 24 बोल रहे हैं, ठीक है। और रैंक कितनी है, 134, और 2021 में कितनी थी, 135। तो एक का इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। और ये स्कोर भी याद रखना है, 0.644। और भारत किस कैटेगरी में आ गया है, मध्य मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में आ गया है। किसमें, भारत मध्य मानव वाले विकास देशों की श्रेणी में आ गया है, ठीक है। जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, देखिए भारत किस में आता है, मध्य मानव, ये पूछा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं कि जो 2022 की रिपोर्ट आई है उसमें यह कहा गया है कि एचडीआई के संकेतों में, सभी एचडीआई के संकेतों में इंडिया ने सुधार किया है। जैसे कि जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया की 67.2 से 67.7 हो गई है। मतलब कोई आदमी एवरेजली कितने टाइम तक जिंदा रहता है इंडिया में, तो कितना, 67.7। शिक्षा में भी इंप्रूवमेंट हुआ है, प्रति व्यक्ति आय में भी इंप्रूवमेंट हुआ है। पहले कितनी थी, 6.42 अमेरिकन डॉलर थी, अब कितनी है, 6951। ये याद नहीं रखना है, बट ये याद रखना है कि तीनों में इंप्रूवमेंट हुआ है। 3 संकेतक हैं और तीनों संकेतक के नाम याद रखने हैं, जीवन प्रत्याशा है, शिक्षा है और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है, ठीक है। इसी जो इंडेक्स है एचडीआई, इसके साथ एक लैंगिक असमानता सूचकांक भी निकाला जाता है। क्या, लैंगिक असमानता सूचकांक। इसमें इंडिया की रैंक कितनी है, 108। ये भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो याद रखिए ये भी पूछा जाता है, और यूएनडीपी ही निकालता है इसी रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं कि इकोसॉक के विभिन्न सहायक निकायों के चुनाव में भारत की जीत। इकोसॉक के विभिन्न सहायक निकायों के चुनाव में भारत की जीत। तो इकोसॉक क्या है, यूनाइटेड नेशन की 6 ऑर्गन्स हैं, उनमें से एक एजेंसी है इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल इकोनॉमिक काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एंड सामाजिक परिषद। अब इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, तो उसमें भारत कई चीज़ों में जीत गया है। जैसे 2025 से 29 के लिए महिलाओं की स्थिति पर आयोग है इसके अंदर, उसमें इंडिया जीत गया। अब 2025 से 29 तक इंडिया इसमें हेड करेगा। 25 से 29 तक संयुक्त राष्ट्र बाल कोष में भी कार्यकारी बोर्ड में अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में भी, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष में भी, और विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी बोर्ड में भी चुन लिए गए हैं। तो आपको ये नाम याद रखनी है कि भारत इकोसॉक में के चुनावों में भारत की जीत हुई है, तो उसके अंदर किन किन में भारत जीता है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है किसमें नहीं जीता है, तो आपको ये पता होना चाहिए किसमें जीता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट अलग से लाइन लिखी हुई है कि जगजीत पवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड में 2025 से 30 के लिए
5 वर्ष के लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए। तो जगजीत पवाड़िया को नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में 5 साल के लिए तीसरी बार दोबारा चुन लिया गया है। क्या नाम है इनका? जगजीत पवाड़िया, जगजीत पवाड़िया, याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखिए मैंने भी आपको क्या बताया, यूएन के 6 ऑर्गन्स हैं, उनमें से एक क्या है? इकोसॉक है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, इतना याद रखिए। अगले करंट अफेयर है क्वाड के बाद स्क्वाड। तो अभी तक क्वाड था, क्वाड में कौन कौन था? अमेरिका था, ऑस्ट्रेलिया था, जापान था और इंडिया था। अब स्क्वाड बन गया है, तो इंडिया को हटा के किसको ऐड कर दिया गया है? फिलीपींस को। अब ये क्यों बनाया गया है कि साउथ चाइना सी में चाइना बहुत एग्रेसिवनेस दिखा रहा है, साउथ चाइना सी में चीन की आक्रामकता बहुत ज़्यादा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक अमेरिका ने एक संगठन बनाया है जिसका नाम क्या है? स्क्वाड। यहाँ पे 3 कंट्री तो सेम है क्वाड वाले, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। एक फिलीपींस को नया ऐड किया गया और इंडिया को हटा दिया गया है। तो हमने क्या जाना? स्क्वाड किस लिए बनाया? दक्षिण चीन सागर में चाइना की एग्रेसिव को कंट्रोल करने के लिए बनाया है। ठीक है, अगर मैं स्क्वाड को क्वाड से कंपैरिजन करूं तो क्वाड का जो एरिया है वो ज़्यादा विस्तृत है, वो पूरे पैसिफिक ओशन को कवर करता है, जबकि स्क्वाड क्या है? केवल साउथ चाइना सी को कवर करता है। दूसरा, फिलीपींस जो चाइना के एग्रेसिव को रोकने में इतना सक्षम नहीं होगा जितना इंडिया सक्षम होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास क्या है? सैन्य क्षमता है, इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत अच्छी है और इंडिया के पास पॉपुलेशन भी है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि स्क्वाड इतना एफिशिएंट नहीं होगा जितना कि क्वाड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, मैंने आपको बताया, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और एक बहुत बड़ी सैन्य ताकत है। तो इसलिए अगर क्वाड को इंपॉर्टेंस ज़्यादा दी जाएगी हमेशा रेदर देन स्क्वाड को। बट आपको याद रखना है स्क्वाड में फिलीपींस है और क्वाड में भारत है, बाकी 3 कंट्री सेम है। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल कहाँ पे बना? यूएई में। बस इसमें इतना ही याद रखिए, सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल कहाँ पे बना है? यूएई में। कहाँ पे? अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगले करंट अफेयर पर चलते हैं। टीसीएस ने अपने पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना। तो टीसीएस ने कहाँ पे की अपने सबसे पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना? तो फ्रांस के पेरिस शहर में। इंपॉर्टेंट है। अब इससे क्या होगा? जो फ्रांस की स्टार्टअप कंपनियां हैं उनको एक इकोसिस्टम मिलेगा और शिक्षा से जुड़ी तकनीक में भी इसमें फ़ायदा होगा और इनोवेशन भी प्रमोट होगा। तो ये कौन बना रहा है फ्रांस के पेरिस में? पहला ह्यूमन एआई सेंटर टीसीएस बना रहा है। याद रखना, रिवर्स करके भी पढ़ना है। टीसीएस, इंडिया की टीसीएस कंपनी बना रही है। ठीक है, इंफोसिस दे देगा, विप्रो दे देगा, नहीं, टीसीएस बना रही है। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी इम्पैक्ट रैंकिंग टाइम्स हायर एजुकेशन की क्या आई है? यूनिवर्सिटी इम्पैक्ट रैंकिंग। अब इस इम्पैक्ट रैंकिंग में क्या बात की गई है कि सतत विकास लक्ष्यों को कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छे से, सतत विकास लक्ष्यों पर कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छे से काम कर रही है। तो इसमें अगर बात की जाए तो भारत की यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व सबसे आगे है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है ना, मतलब अगर मैं बात करूँ सतत विकास के लक्ष्यों में जो भारत की यूनिवर्सिटी जो प्रतिनिधित्व कर रही हैं उसमें भारत सबसे ऊपर है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो टाइम्स की ये रैंकिंग है, टाइम्स हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटी इम्पैक्ट रैंकिंग, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी मान्यता देता है। अगर ये मान्यता देता है इसका मतलब इस रिपोर्ट का ग्लोबल रिकॉग्निशन है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं बात करता हूँ एसडीजी का तीसरा लक्ष्य क्या है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अच्छा स्वास्थ्य एंड खुशहाली। इसमें टॉप 100 संस्थानों में मैसूर का संस्थान फर्स्ट आया है। उसका नाम क्या है? जगत गुरु श्री शिवरात्रीश्वर उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमी। ठीक है, पहले स्थान पर है। तो एसडीजी 3 में मैसूर के जगतगुरु श्री विद्यालय, इतना याद रख लीजिए, वो फर्स्ट स्थान पर है। स्वच्छ जल के मामले में सोलन की यूनिवर्सिटी फर्स्ट स्थान पर है। स्वच्छ जल के मामले में सोलन की यूनिवर्सिटी फर्स्ट स्थान पर है, सूलिनी जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, और एक और लास्ट कि लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी के मामले में मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी 15वें स्थान पर है। तो आपको बेसिकली इसमें एक याद रखना है कि ये वाला एसडीजी 3 के मामले में मैसूर की यूनिवर्सिटी फर्स्ट स्थान पर है। ठीक है, अगला करंट अफेयर, लैंगिक समानता मतलब जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। और इंडिया की रैंक कितनी है? 129 है। मतलब इंडिया की रैंक पहले अच्छी हुआ करती थी, अब 2 स्थान नीचे खिसक गई है। पहले 127 होती थी, अब कितनी हो गई है? 129 हो गई है। और ये निकालता कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये भी याद रखना है। ठीक है, और इसमें शीर्ष पर कौन है? आइसलैंड शीर्ष पर है। क्लियर?
बस इसमें इतना ही पढ़ना है। और इंडिया की रैंक पिछले साल कितनी थी? 127। इस साल कितनी है? 129। इस रिपोर्ट में एक बात और अच्छी कही गई है कि अभी तक हमने जेंडर इक्वलिटी का 68.5% हिस्सा अचीव कर लिया है। मतलब हमने 68.5% जेंडर इक्वलिटी अचीव कर ली है। बाकी की इक्वलिटी को अचीव करने में 134 वर्ष और लग जाएंगे। ये नेगेटिव बात है कि अभी हमें जेंडर इक्वलिटी कंप्लीट अचीव करने में 134 वर्ष और लग जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, इंडिया की रैंक कितनी बताई थी? 129। और आइसलैंड फर्स्ट है। ठीक है, आइसलैंड फर्स्ट है, इंडिया की रैंक 129 है। एक चीज़ और इसमें देख लीजिए, इसके इंडिकेटर कई बार पूछ ले जाते हैं कि ये जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स निकाला जाता है वो किन आयामों पर निकाला जाता है। 4 प्रमुख इंडिकेटर हैं: आर्थिक भागीदारी, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, शिक्षा प्राप्ति मतलब एजुकेशन अटेनमेंट, स्वास्थ्य एंड जीवन रक्षा हेल्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और लास्ट है राजनीतिक सशक्तिकरण मतलब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो ये 4 प्रमुख आयाम हैं, ये आपको याद रखने हैं। इकोनॉमिक है, एजुकेशन है, हेल्थ है और पॉलिटिक्स है। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हुआ। आज के लिए इतना ही करंट अफेयर रखते हैं। तो आज हमने अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को डिस्कस किया है डिटेल में, और आपको जो जो चीज़ें पूछी गई हैं उनका कमेंट करके प्लीज़ आंसर दीजिए। थैंक यू सो मच।